हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके यह बताना बिल्कुल ना भूलिए कि मेरी कहानी आपको कैसी लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। तनय के कमरे में दीक्षा बेड पर बैठी थी और तनय नीचे फर्श पर घुटने के बल बैठकर दीक्षा के पेट को बार बार छू और चूम रहा था, जिससे दीक्षा को गुदगुदी हो रही थी। दीक्षा तनय को ऐसा करने से मना करती है। तनय मत करो ऐसे गुदगुदी, मुझे हो रही है। लेकिन तनय उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। तनय रुककर दीक्षा से उसके गालों को छूकर बोला, जान, अगर ऐसा सच में होता तो कितना अच्छा होता ना कि तुम मम्मी बनती और मैं डैडी। मुझे ट्विंस बेबी चाहिए, एक ही बार में सब हो जाएगा। फिर हम दोनों अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। तनय खुशी से कहता है, हमारी छोटी सी फैमिली, हम दो और हमारे दो। दीक्षा भी तनय की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए तनय के बाल में हाथ चलाते हुए बोली, कुछ भी मत बोलो, तुम्हें भी पता है कि हम दोनों उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे थे। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? दीक्षा के बोलने पर तनय दीक्षा के कंधे को पकड़कर उसे लेकर बेड पर गिर जाता है। फिर दीक्षा से कहता है, तो चलो अभी उस पॉइंट को फील करते हैं। वैसी भी दादी और सबको लगता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है हमारे एक हो जाने में। कहते हुए तनय दीक्षा के ऊपर चढ़ जाता है। तनय, क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई आ जाएगा। तनय दीक्षा के खुले हुए पेट पर अपने हाथों को सहलाने लगता है और उसके गर्दन पर अपनी नाक को नोक से गुदगुदी करने लगता है। दीक्षा हंसते हुए तनय से कहती है, तनय छोड़ दो ना, ऐसा करोगे तो मैं हंसते हुए पागल हो जाऊंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओ। तनय अंगूठे से दीक्षा के होठों को छूते हुए कहता है। तनय अब दीक्षा के होठों को चूमना चाहता था, क्योंकि अब उसकी दीक्षा की होठों को छूने की तलब बढ़ रही थी। तनय दीक्षा से, दीक्षा बस हूँ कहती है। दीक्षा जो तनय के उसके होठों को छूने से सिरहकर और मदहोश होकर अपनी आंखें बंद कर तनय को महसूस कर रही थी, वो तनय की आवाज़ देने पर अपनी आंखें खोलकर नशीली आंखों से तनय को देखने लगती है। दीक्षा की नशीली आंखों को देखकर अब तनय से भी खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। तनय दीक्षा के सीने पर अपना चेहरा घुसाकर चूमने लगता है, जिससे दीक्षा की सिसकियां निकल जाती हैं और दीक्षा के हाथ तुरंत तनय के पीठ पर आ जाते हैं। तनय एक नज़र दीक्षा के चेहरे को देखता है, जो फिर से अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी। तनय दीक्षा के चेहरे के करीब आकर उससे बोला, जान, क्या तुम चाहती हो कि हम उस पॉइंट तक पहुँचे, हम दोनों दो जिस्म से एक जान बन जाएं? दीक्षा अपनी आंखें खोलकर तनय को देखती है, फिर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। तनय दीक्षा की मर्जी जानकर उसके होठों को चूमने लगा। इधर स्टडी रूम में अखिल गुस्से से सबको कह ही रहा था कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। हमने उसकी जान बचाने के लिए उसे मारने का प्लान बनाया था। ये और कोई नहीं सीता जी थी, जो स्टडी रूम के अंदर आते हुए कहती हैं। तच बैंक से कहता है, जान बचाने के लिए जान से मारना पड़ता है क्या? सीता जी तच की बात सुनकर उसे घूर कर देखती हैं, लेकिन जो तच हमेशा अपनी माँ के सामने अपनी नज़रें झुकाए रखता था, वही आज उसकी नज़रों से नज़र मिलाकर बात कर रहा था। सीता जी तच और अखिल के सामने खड़ी होकर उन्हें देखते हुए बोली, तच, अखिल तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, पर तुम तो अपनी
अपनी माँ को अच्छे से जानते हो ना, फिर भी तुमने ये सोच कैसे लिया कि जिस लड़की पर मेरे बेटे की जान बसती थी मैं उसे मरवा दूंगी। तच कुछ कहता है कि सीता जी फिर से कहना स्टार्ट करती हैं। मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसके घर में आग लगवाई थी। अगर मुझे उसे मारना होता ना तो उसे अपनी बेटी नहीं मानती और उसके घर के बाहर के दीवारों पर तेल नहीं छिड़काती, बल्कि उसके घर में घुसकर वहां रहने वाले लोगों पर तेल छिड़क कर आग लगा देती। नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठी दिव्या थोड़ा थोड़ा कुछ खा रही थी, तो उसे तो बस दीक्षा की फिक्र हो रही थी। तो वहीं निकिता और मानसी का हाल भी कुछ कुछ उसके जैसा ही था। तो दीक्षा प्रेग्नेंट है सुनकर ओबरॉय फैमिली के जितने लोग डाइनिंग हॉल में थे वो सभी शॉक्ड हो गए थे। निकिता जो सबके साथ बाहर जाने के नाम से खुशी से उछल रही थी, उसने जब से किंजल जी को यहाँ ओबरॉय विला में देखा था उसका पूरा खिला हुआ चेहरा उतर गया था। तो मानसी ने जब से दादी के मुंह से सुना था कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या होता है, तभी से उसका हाथ अपने पेट पर चला गया था और वो जोर नजरों से सिर्फ मान को ही देख रही थी। उसे लग रहा था कि अगर मान को बच्चे पसंद न हुए और वो जैसा सोच रही है, अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो वो कुछ भी करेगी पर अपने बच्चे को जन्म देकर रहेगी, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर वो एक सीक्रेट एजेंट है, ये बात मान को पता चलने पर मान उसे छोड़ देता है तो वो अपने बच्चे के साथ अपने न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी, लेकिन वो कुछ भी करके अपने बच्चे को जन्म देगी। तो वहीं मानसी के बगल में बैठा मान मानसी के दिल और दिमाग से चल रहे बातों से अनजान सोच रहा था कि मानसी प्रेग्नेंट होती तो वो कितना खुश हो जाता। मानसी को गोद में उठाकर पूरा विला घुमाने लगता, उसे बहुत सारा प्यार करता, अपने बच्चे को प्यार करता, पर क्या फायदा, उसके सपने सच कहाँ हो रहे हैं। पर मान को क्या पता कि जूनियर मान उसे दिन रात परेशान करने के लिए उसकी जिंदगी में आ चुका है। सब अपने अपने ख्यालों में गुम थे, लेकिन किसी को भी इस बात का ध्यान नहीं था कि उसके साथ आई रजनी और बूजो उनके बीच कब से नहीं थे। इतने सारे लोगों को एक साथ अपने सामने देखकर रजनी डरकर वहां से गार्डन में भागकर चली गई थी और उसके साथ बूजो भी चला गया था, क्योंकि तच ने बूजो को समझा दिया था कि उसे रजनी जो दिमाग से एक छोटी सी बच्ची है, उसे उसका भी ध्यान रखना होगा। इसलिए अब बूजो रजनी की बनी को भी नहीं खाता था। और जब से रजनी गार्डन में गई थी तभी से वो रजनी के साथ बाहर गार्डन में घास पर बैठा हुआ था। तभी उन दोनों को किसी के जोर से दहाड़ने की आवाज़ आती है। तने जो दीक्षा को पलटकर उसके ब्लाउज की डोरी को खोलकर उसकी पीठ चूम रहा था, जिससे दीक्षा बेडशीट पर अपनी पकड़ कसते हुए मुट्ठी भर लेती है। दीक्षा का दिल अभी जो हो रहा था उसके लिए एक्साइटेड थी, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था। दीक्षा को आगे की तरफ पलटकर तने दीक्षा को अपने नीचे दबा देता, फिर उसके कंधे से ब्लाउज को सरकाकर चूमने लगता है। दीक्षा अपने हाथ उठाकर तनय के बालों में घुमाने लगती है कि तभी उसके कमरे के डोर पर कोई नॉक करता है। कमरे के डोर पर नॉक की आवाज़ सुनकर तनय चिढ़ जाता है और खुद उठकर दीक्षा को उठाकर बैठाकर उसके कपड़े और बाल जो बिखरे हुए थे उन्हें सही करने लगता है। तनय चिढ़ते हुए, पता नहीं सबको मेरे ही रोमांस के बीच में आकर घुसना होता है। तनय उठकर बैठ गया था और दीक्षा भी उठकर अपने कपड़े खुद ठीक कर रही थी। तनय बड़बड़ाते हुए जाकर डोर ओपन करता है तो सामने निकिता और जूही खाने का ट्रे लिए खड़ी हुई थी। निकिता और जूही कमरे के बाहर खाने का ट्रे लिए खड़ी थी और तनय उन्हें घूर कर देख रहा था, लेकिन उन्हें कमरे के अंदर जाने का रास्ता नहीं दे रहा था।
जूही चिढ़कर, भाई हटो ना बीच से, दादी ने मुझे भाभी को खाना खिलाने के लिए भेजा है। तने जूही को घूरकर उसके हाथ से खाने का ट्रे छीनते हुए, हाँ तो मुझे दे, मैं तेरी भाभी को खिला दूंगा, वैसे भी पहले वो मेरी बीबी है, फिर तेरी भाभी है, समझी? नहीं, खाना तो मैं ही खिलाऊंगी भाभी को। जूही खाने का ट्रे अपनी तरफ खींचते हुए बोली। तने और जूही अभी लड़ ही रहे थे कि तभी निकिता का फ़ोन रिंग करने लगता है। निकिता अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें अननोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। निकिता साइड में जाकर फ़ोन रिसीव कर कर हेलो बोलती है। दूसरे साइड से, थैंक गॉड निकिता, तुमने मेरा कॉल रिसीव कर लिया। मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया, कितना मैसेज किया तुम्हें, लेकिन तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। देखो निकिता, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। प्लीज़ निकिता, वापस आ जाओ। यू नो ना, आई लव यू सो मच बेबी। निकिता दूसरे साइड की आवाज़ सुनकर ही पहचान गई थी कि ये कॉल उसके एक्स बॉयफ्रेंड अंगद का है। निकिता अंगद से, देखो अंगद, अब मैं वापस नहीं आने वाली। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे मेरी लाइफ में खुश रहने दो। और वैसे भी मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ। कहते हुए निकिता फ़ोन कॉल कट कर देती है। निकिता कॉल काटने के बाद कुछ देर वहीं पर खड़ी अंगद के किए मैसेज के बारे में सोचने लगती है, जो उसके अखिल के साथ रहते पर अंगद रोज उसे अलग अलग नंबर से कॉल कर रहा था और निकिता ने अभी तक अखिल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अंगद का मैसेज, बेबी निकिता, वेयर आर यू बेबी, प्लीज़ रिसीव माय कॉल। निकिता बेबी, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बेबी आई मिस यू सो मच, कम विथ मी नो बेबी। आखिर इतने सालों का रिश्ता है हमारा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। निकिता बेख्याली में पीछे मुड़ती है और अपने पीछे खड़ी औरत से टकरा जाती है। आई एम सो सॉरी आंटी, मैंने आपको देखा नहीं। निकिता अपनी नज़रें उठाकर सामने खड़ी औरत से बोली, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सामने किंजल जी को खड़ा पाया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वही तो बेटा, तुम मुझे देख ही नहीं रही हो, मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो बेटा, मेरी मजबूरी थी निकिता, जो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाई। लेकिन निकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। किंजल जी निकिता के गालों को छूने की कोशिश करते हुए निकिता से कहती हैं, लेकिन निकिता उनके छूने से पहले ही 2 कदम पीछे उनसे हट जाती है। किंजल जी का हाथ हवा में ही रुक जाता है। निकिता, किंजल जी ऐसे निकिता को खुद से दूर हटते हुए देख खुद में फुसफुसाई, आप गलत कर रही हैं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ना आप मेरी माँ हो। मेरी माँ की मौत उसी वक्त हो गई थी जब वो अपनी 5 साल की बेटी को अपने साथ रखने से इनकार कर चुकी थी। और आप जिस प्यार के बारे में बात कर रही हो, वो प्यार हर महीने की पहली तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है, जो पूरे 2 लाख होती है। लेकिन आपको पता है, आज तक मैंने आपके उन प्यार को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि मुझे उनकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे दादा दादी मेरे लिए इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मुझे किसी और की ऐसे प्यार की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आपका प्यार तो वैसे ही बैंक में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। पिता एक ही सांस में इतना सब कुछ किंजल जी से कह हाँफते हुए उन्हें देखती है, फिर अपनी सांसें काबू में करते हुए कहती है, मुझे ऐसे माँ बाप की और उनके कागज़ के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने माँ पापा की होती है, तब आप दोनों ने मुझे अपनाने से इनकार कर, अपने साथ रखने से इनकार कर, अपने लिए नए साथी की तलाश कर रहे थे।
तो अब आप खुश रहिए अपने इस नई फैमिली के साथ और मेरी लाइफ में घुसना बंद कीजिए, कहकर निकिता वहाँ से नीचे हॉल में आकर किनारे सोफे पर बैठ जाती है। निकिता के कहे शब्द किंजल जी का कलेजा चीर गया और निकिता के तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती हैं, ठीक कहा तुमने, 5 साल की बच्ची को छोड़कर ना, मेरी मजबूरी थी बेटा। तुम्हारे उस घटिया बाप ने जीते जी मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। उन्हें छोड़कर मेरे दूसरी शादी फैसले ने ही मुझे आज इतना अच्छी और खुशहाल परिवार और जिंदगी दिया है, लेकिन इसके लिए मुझे अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर करना पड़ा। और आज देखो, आज वही मुझसे इस कदर नफरत करती है कि मुझे अपनी माँ मानने के लिए भी तैयार नहीं है, कहते हुए किंजल की वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती हैं उन्हें देखते हुए तेज को, जो कब से उन्हें हैरानी से उनके पीछे पिलर के पास खड़ा देख और उनकी बातों को सुन रहा था। वहीं स्टडी रूम में तच और अखिल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि उन्हें सीता जी की बात समझ में नहीं आ रही थी। सीता जी कहती हैं, खैर छोड़ो, वो सब सुहाना तुम्हें कब मिली, कैसे मिली, ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताया। तच अखिल को एक नज़र देखता है। उनकी नज़रें सीता जी पर टिकी हुई थी। फिर बैंक से हंसते हुए कहता है, ताकि आप लोग उसे दोबारा मार सको। सीता जी गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहती हैं, मैंने एक बार कहा ना कि मैंने सुहाना को मारने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए उसको मारने का प्लान बनाया था। तो क्यों और किस लिए, और आपको कैसे पता कि कोई सुहाना को मारने वाला है, जो आपने उसके घर को आग लगाकर उसे बचाने की कोशिश की थी। तच चीखते हुए सीता जी से कहता है। सीता जी शांत शब्दों में तच से, देखो तच, सुहाना जिंदा है, तुम्हारे पास है, इसलिए अब उसे दुनिया के सामने मत लाओ, अपने आगोश में भर कर रखो, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि सुहाना जिंदा है तो वो फिर से सुहाना को मारने के लिए मौत का तांडव मचा देगा, जैसे उसने पहले सिर्फ एक सुहाना मारने के लिए सबको मौत के घाट उतार दिया था। ये पूरा लाइन सीता जी खुद में फुसफुसा कर कहती हैं। क्या हुआ, कुछ कहिए, या इसके जवाब में आपके पास कुछ है ही नहीं कुछ कहने के लिए। सीता जी, वो सब छोड़ो तच, और तुम मुझे ये बताओ कि नीचे जिस लड़की को तुमने तनय की वाइफ बताया है, वो लड़की कौन है। तच सीता जी को यूं बात बदलते देख तच उनसे कहता है, वो लड़की दीक्षा है, दीक्षा मेहरा। तनय और दीक्षा एक दूसरे से प्यार करते हैं और तनय आप सबकी मर्जी से और धूमधाम से अपनी शादी करना चाहता है, इसलिए मैं उन दोनों को यहाँ लेकर आया हूँ ताकि सबकी मर्जी से उनकी शादी हो सके। तच सीता जी के एकदम पास खड़ा होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे कहता है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी मैं करवा कर रहूँगा, और अगर कोई उनके बीच आया या फिर उन्हें मेरे और सुहाना की तरह एक होने से रोकने की कोशिश की तो फिर चाहे वह जो कोई भी हो, मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, फिर चाहे वह आप ही लोग क्यों ना हो। सीता जी तच के जमीन में गाड़ने वाली बात सुनकर गुस्से से भर जाती हैं और तच को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती हैं। तच तुम, सीता जी का हाथ तच के गाल को छू भी पाता कि उससे पहले ही उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था। तच जैसा का वैसा ही अपने जगह पर खड़ा था। अखिल सीता जी को रोकने के लिए 2 कदम आगे बढ़ा हुआ था, लेकिन सीता जी के हाथ को पकड़ने वाले हाथ ना तो
तच के थे और ना ही अखिल के, क्योंकि सीता जी के हाथों को दिव्या ने कसकर पकड़ रखा था। दिव्या ने इतनी जोर से सीता जी का हाथ पकड़ कर रखा था कि सीता जी अपने हाथ हिला भी नहीं पा रही थी। दिव्या तच को देखती है, फिर सीता जी को देखती है जो उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। दिव्या उनके हाथ को झटकते हुए कहती है, आह मेरा हाथ, कहते हुए सीता जी दूसरे हाथ से अपना हाथ पकड़ती हैं। दिव्या, आप मेरे पति पर हाथ उठाने वाली थी। मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरे ही सामने मेरे पति पर हाथ उठाए। आप उनकी माँ हैं, मुझसे बड़ी हैं। मुझे पता है कि मुझे आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, पर अगर कोई मेरे पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो फिर सामने कोई भी हो, मैं चुप नहीं बैठूंगी। सीता जी हैरानी से, सुहाना तुम तो ऐसी नहीं थी, आप भी तो ऐसी नहीं थी। आपने तो मुझे अपनी बहू नहीं बेटी माना था, फिर आपने मुझे और मेरे परिवार को मारने के लिए ऐसा घटिया प्लान क्यों बनाया, क्यों मेरे घर को जलाया आपने। सुहाना रोते हुए कहती है, सुहाना देखो बेटा, मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा नहीं किया बेटा। सुहाना। दिव्या सीता जी की बातें सुने बिना पीछे मुड़कर तच के सीने से लग जाती है और उससे कहती है, तच जी चलिए यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ। सीता जी बस सुहाना और तच को देखती रहती हैं। तच दिव्या के बाल सहलाते हुए, चलो चलते हैं, कहते हुए स्टडी रूम से बाहर जाने लगता है। फिर थोड़ा आगे बढ़कर तच रुककर सीता जी और राजन जी को घूरते हुए कहता है, याद रहे मेरे भाई की खुशियाँ छीनने की कोशिश करेंगे तो आप जब ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं ना, सब बर्बाद कर दूंगा। कहते हुए तच दिव्या को लेकर स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। उनके पीछे अखिल भी सीता जी को घूरते हुए स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। सीता जी नम आँखों से उनको जाते हुए देखने लगती हैं। राजन ओबरॉय सीता जी के कंधे पर हाथ रखकर उनसे कहता है, बहू तुमने तच को सच क्यों नहीं बता दिया? आखिर कब तक तुम उनसे सच छुपा कर रखोगी? आखिर वो तुम्हें ही गलत समझता है। क्या करूं पापा, अपने एक बेटे के प्यार के लिए अपने और 2 बेटों की बलि नहीं चढ़ा सकती। अब सुहाना जिंदा है, ये खबर उस तक पहुंचने से रोकना है। अगर उसे पता चल गया तो वो सबसे पहले मेरे बच्चों की जान लेने लगेगा, जो मैं अपने जीते जी तो होने नहीं दूंगी। कहते हुए सीता जी राजन ओबरॉय के सीने लगे रोते हुए डोर की तरफ देखने लगती हैं, जहां से अभी तच दिव्या और अखिल बाहर निकल कर गए थे। बाहर गार्डन में रजनी और बूजो एक दूसरे के साथ बैठे खेल रहे थे। तभी उन दोनों को किसी की गुर्राहट और दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। जब दोनों उस दिशा में देखते हैं जिधर से वो आवाज़ आ रही थी, तो वो दोनों देखते हैं कि उनकी ही तरफ एक सफ़ेद टाइगर, जो बूजो के उतना ही बड़ा लग रहा था, वो दौड़ते हुए उनके करीब आ रहा था। रजनी बड़ी बड़ी आंखें कर उस सफ़ेद टाइगर को अपने और करीब आते हुए देखती रहती है। उस सफ़ेद टाइगर को अपने करीब आते देख बूजो झट से खड़ा होकर उस सफ़ेद टाइगर की ओर भागता है और देखते ही देखते दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। जैसे वो सफ़ेद टाइगर उसकी तरफ आ रहा था और जैसे बूजो उसकी तरफ लपका था, रजनी को लग रहा था कि अभी उसकी आंखों के सामने 2 टाइगर आपस में लड़ेंगे। लेकिन ये क्या, बूजो और वो सफ़ेद टाइगर तो एक दूसरे को चाटने लगे थे। रजनी आंखें फाड़े दोनों को एक दूसरे को चाटते हुए देख रही थी। जी हाँ, सही पकड़े, ये बाघ बूजो का भाई ब्रूनो है।
जिसे तने ने बूजो का खाना चुरा कर दे दिया था। बूजो और ब्रूनो एक दूसरे को आगे पीछे गोल घूमते हुए चाटने लगते हैं। जब ब्रूनो की नज़र रजनी पर पड़ती है तो ब्रूनो अचानक से रुक जाता है और अपने घर पर किसी अनजान लड़की को देखकर ब्रूनो रजनी की तरफ भागता है। लेकिन ब्रूनो रजनी को छू भी पाता उससे पहले ही बूजो रजनी के आगे आकर जोर से दहाड़ता है। ब्रूनो बूजो की दहाड़ सुनकर ब्रूनो अपनी जगह पर रुक जाता है। जैसे बूजो ने अपनी दहाड़ के साथ अभी उससे जो भी कहा था उसे मानकर ब्रूनो वापस बूजो के पास चला जाता है और उससे कुछ दूर खड़ी रजनी को अपनी छोटी आंखों को और छोटा करके देखने लगता है। तो वहीं विला के अंदर दादी दिव्या को तज को बुलाने स्टडी रूम में भेजकर खुद दीक्षा को लेने तनय के कमरे की तरफ चली जाती हैं। कमरे के बाहर खड़ी दादी जैसे तनय के कमरे को नॉक करने के लिए डोर को छूती हैं कि डोर अपने आप ही खुल जाता है। तो दादी डोर को हल्का सा खोलकर अंदर का नज़ारा देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं और खुद में बड़बड़ाती हैं, इसे छोटी बहू का ध्यान रखने के लिए साथ भेजा था, लेकिन ये मेरा नालायक पोता बेचारी मेरी पोता बहू को सांस लेने ही नहीं दे रहा है। दादी ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि दादी देखती हैं कि तनय दीक्षा को उसके कमर से पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस कर रहा था। दादी अपने मन में अरे छोड़ उसे, मेरी बहू को सांस तो लेने दे, अब क्या मेरी फूल सी बच्ची जैसी छोटी सी बहू की जान लेगा। अरे उसके अंदर तेरा ही बच्चा पल रहा है, उसे भी तो सांस लेने के लिए छोड़ दे। दादी कुछ कहती कि उसके हाथ से लगकर डोर आगे खिसक जाता है और उससे खटक की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर तनय दीक्षा के होठों को अपने होठों से आज़ाद कर पीछे मुड़कर देखता है तो दादी उसे ही घूर रही थी। तनय जल्दी से दीक्षा को छोड़कर उससे दूर हटकर खड़ा हो जाता है, जैसे अभी उसे किसी ने दीक्षा से दूर रहने की सज़ा सुनाई हो। दादी कमरे के अंदर घुसकर तनय को घूरते हुए दीक्षा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती हैं। तनय खुद से अब क्या दादी भी मेरी लव स्टोरी की बैंड बजाने वाली हैं। तनय भी कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आ जाता है और वहीं तेज ने जब ये सुना था कि निकिता उसकी माँ किंजल जी की बेटी है, तब से ही तेज की नज़रें निकिता पर से हट ही नहीं रही थी। तेज को निकिता की कही एक ही बात याद आ रही थी जो उसने किंजल जी से कहा था कि उसे किंजल जी ने 5 साल की उम्र में अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था। तेज आकर के मानसी के पार बैठ जाता है, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ निकिता को ही देख रही थी। तभी वहां तच, अखिल और दिव्या भी आ जाते हैं। दिव्या को तच अपने सीने से लगाए हुए था और तीनों चुप ही थे। तच दादी से बोला, दादी अब हमें चलना चाहिए। दादी जो अभी तुरंत ही दीक्षा को लेकर नीचे आई थी, तच उन्हें देखते ही बोला। तच और दिव्या के पीछे आती हुई सीता जी ने जब सुना कि तच जाने की बात कर रहा है तो उनका दिल उदास हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। तू यहाँ सिर्फ अपने काम से ही आता है, अभी भी तू अपने काम से स्टडी रूम से चला गया और काम खत्म होते ही यहाँ से जाने की बात कर रहा है। दादी तच से रूठते हुए बोली। तच दादी को साइड हक करते हुए कहता है, ओ मेरी बेबी डॉल, मैं आपको छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ। आपको पोता पोती देना है, उसके लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मुझे और आपकी बहू को थोड़ा क्वालिटी टाइम तो चाहिए ना, इसलिए जाना चाहता हूँ। पोता पोती सुनकर ही दादी पिघल गई और तच के गाल को छूकर बोली, हाँ मुझे तेरे पोता पोती चाहिए। कहते हुए दादी दिव्या के गालों को
चूम लेती हैं और तच और दिव्या दोनों को एक साथ अपने गले से लगा लेती हैं। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, तनय अपना मुंह फेरते हुए कहता है। तो दादी तच और दिव्या को छोड़कर जाकर तनय का हाथ दीक्षा के हाथ पर रखकर दोनों को अपने गले से लगाकर कहती हैं, प्यार करती हूँ तुझसे ना लायक, पर तुझसे ज़्यादा मैं अपने बड़े पोता और पोता बहू से करती हूँ, क्योंकि तच ने मुझे पहले दादी कहलाने का हक दिया था, समझा। दादी तनय के गाल पर चपात लगाते हुए कहती हैं, आह दादी, क्या कर रहे हो? अपनी बहू के सामने ही मुझे मार रहे हो। कल को मेरा बच्चा आ जाएगा, तब आप मुझे उसके सामने ही ऐसे ही मारोगी क्या? दादी तनय के सर पर फिर से चपात लगाते हुए कहती हैं, हाँ मारूंगी, और तेरे बच्चों के सामने क्या, उनके बच्चों के सामने भी मारूंगी, क्योंकि तू मेरा पोता है, समझा। तनय मुस्कुराते हुए दादी के गाल पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू सो मच मेरी गर्लफ्रेंड। मैं तो आपसे, आपकी पोता बहू से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तनय के कहने पर दादी के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। दादी को बाय बोलकर सब विला से बाहर निकल जाते हैं। अखिल की नज़रें निकिता का चेहरा देखकर ही समझ गया था कि कुछ तो ऐसा है जो निकिता उससे कह नहीं पा रही है। अखिल निकिता का हाथ पकड़कर उससे पूछता है, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? निकिता सर ना में हिलाकर बोली, नहीं कुछ खास नहीं है, बस अच्छा नहीं लग रहा है। अखिल निकिता का माथा छूकर देखता है, माथा तो नॉर्मल है। फिर निकिता जैसे अखिल को कुछ कहती है कि उसकी नजरें बालकनी खड़ी उन्हें ही देख रही किंजल पर चली जाती है। निकिता अखिल के गले से लगकर उससे कहती है, घर चलिए ना अखिल जी, हमारे घर, मुझे कुछ देर सिर्फ आपके साथ रहना है। अखिल निकिता को खुद में समेटे तच की तरफ देखता है तो पाता है तच गार्डन पर खड़ा बूजो, ब्रूनो और रजनी को देख रहा था। गार्डन का हाल ये था कि बूजो फर्श पर पूरा लेटा हुआ था और उसके पेट पर अपना सर रखे रजनी लेटी थी। तो रजनी के ऊपर ब्रूनो लेटा हुआ था और रजनी ब्रूनो और बूजो से कुछ कुछ बातें कर रही थी। गार्डन पर खड़े सभी लोग, चाहे विला के गार्ड्स हों या फिर गार्डनर, या सब रजनी को ऐसे दो सफेद टाइगरों के साथ ऐसे खेलते बात करते हुए देखकर सबकी आंखें बाहर आने को तैयार थी। अखिल तच को आवाज देता है, तच। तच अखिल की ओर घूमकर उसे देखता है तो, अखिल मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। निकिता को अपने साथ ही लेकर जा रहा हूँ, रात को मिलेंगे। तच हाँ में सिर हिलाता है तो अखिल निकिता को वहां से लेकर चला जाता है। दिव्या भी रजनी को आवाज देकर अपने पास बुलाती है तो रजनी, बूजो और ब्रूनो तीनों उनके पास आ जाते हैं। ब्रूनो तो तनय को देखकर तुरंत दौड़कर आकर अपने दोनों पैरों को तनय के कंधे पर रखकर अपने दो पैरों से खड़ा होकर ब्रूनो तनय के चेहरे को चाटने लगता है, उसके गले लग जाता है, जिसे देख बूजो को लोनली फील होता है और बूजो जाकर दिव्या के पैरों से लिपट जाता है। मान अभी सिटी हॉस्पिटल में अनुज के केबिन में बैठा उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। अनुज अपने हाथ में पकड़े रिपोर्ट फाइल को मान के सामने रखते हुए कहता है, इसे पढ़कर देख। मान अनुज को देखता है जिसका चेहरा इमोशनलेस था। मान डेस्क पर रखा फाइल उठाकर पढ़ना स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ बातें जो उस रिपोर्ट फाइल पर लिखी थी वो मान के सर से पार जा रही थी। उस रिपोर्ट फाइल को पढ़कर मान को इतना तो समझ गया था कि ये रजनी की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। मान रिपोर्ट को डेस्क पर वापस रखते हुए अनुज से बोलता है, अनुज ये रिपोर्ट रजनी की ब्लड टेस्ट की है ना? लेकिन क्यों?
और इसमें लिखा है कि रजनी की बॉडी पर एनीस्थीसिया या किसी भी ऐसी मेडिसिन जो इंसान को लंबे समय तक गहरी नींद में सुला देता है, उस मेडिसिन का असर रजनी पर बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। लेकिन कैसे? लेकिन मैंने तो रजनी का कोई ब्लड टेस्ट करवाया ही नहीं है, फिर ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट कैसे? अनुज आगे की ओर झुककर मान से बोलता है, तुझे याद है जिस दिन मुझे पता चला था कि रजनी ही तेरी बहन मानवी है, उस रजनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और उसे कंट्रोल करने के लिए मैंने रजनी को एनीस्थीसिया का इंजेक्शन दिया था, लेकिन उस इंजेक्शन का रजनी पर असर ना के बराबर हुआ था और ऐसा नॉर्मल लोगों के साथ होता नहीं है। यही पता करने के लिए मैंने रजनी का ब्लड लेना चाहा जिस दिन उसने मुझे झाड़ू से मारा था। झाड़ू की मार याद आते ही अनुज अपने चेयर से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसे अपने बम पे घुसाए इंजेक्शन की भी याद आ गई थी। लेकिन मैंने कैसे भी कर रजनी का ब्लड लेकर टेस्टिंग के लिए दे दिया था। ये वही ब्लड रिपोर्ट है और उसमें लिखा है कि रजनी के रगों में जो ब्लड दौड़ रहा है वो 100 में 1% लोगों में ही होता है और रजनी के बॉडी में एनीस्थीसिया और बाकी के लंबे नींद में सुलाने वाले मेडिसिन का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि रजनी की सेवेंटिक मेडिसिन दी जाती है, जिसके असर से ही रजनी की आज ये हालत है। और तुमने मुझे रजनी का ट्रीटमेंट करने के लिए कहा था, इसलिए मुझे कुछ चीज़ें रजनी के बारे में जानना ज़रूरी था और इसलिए मैंने तुमसे बिना पूछे रजनी का ब्लड टेस्ट करवाया और ये सब मेरे सामने आया है। मान पैनिक करते हुए बोला, तो क्या मेरी मानवी कभी ठीक नहीं होगी? अनुज अपने चेयर से उठकर मान के पास जाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, वो ठीक होगी। तुम्हें भाई और मानसी भाभी को भाभी भी बोलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पेशेंस रखना होगा और मैं जो भी करना चाहूँ वो मुझे करने देना होगा। तेरा मतलब क्या है? मान अनुज की तरफ देखकर पूछा। मतलब ये कि पहले हमें रजनी को सेक्रेटरीज के पास लेकर जाना होगा ताकि तूने मुझसे जो कहा था वो सच में रजनी के साथ हुआ है या नहीं, फिर मैं उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। मान खड़ा होकर अनुज के गले लगकर उससे बोला, बस मेरी बहन को ठीक कर, मुझे वापस मेरी प्यारी सी मानवी को मुझे लौटा दे। अनुज मान का पीठ थपथपाते हुए कहता है, कोशिश तो यही होगी मेरी। अनुज फिर अपनी चेयर पर वापस जाकर बैठते हुए कहता है, का रजनी को सेक्रेटरीज के पास लेकर जाना है और तुम साथ रहो, ज़्यादा अच्छा होगा। मान हाँ कहकर अनुज को बाय बोलकर अनुज के केबिन से निकल जाता है। उसके पीछे अनुज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दिव्या के रजनी को आवाज़ देकर बुलाने पर रजनी के साथ बूजो और ब्रूनो दोनों इनकी तरफ आ जाते हैं। ब्रूनो तो तनय को देखकर भागते उसके पास आकर अपने दोनों पैर तनय के कंधे पर रखकर अपने 2 पैरों पे खड़े होकर तनय के गाल उसके पूरे चेहरे को चाटने लगता है। ब्रूनो को यूं तनय को प्यार करते देख लॉनली फील करता है और दिव्या के पास जाकर उसके पैरों से लिपट जाता है। दिव्या नीचे बैठकर बूजो का चेहरा अपने हाथों में थामकर उससे बोली, अरे मेरी बेबी को क्या हो गया? हाँ मेरा बेबी इतना उदास क्यों लग रहा है? बूजो अपना मुंह फुलाए हुए तनय और ब्रूनो को देखता है जो एक दूसरे को प्यार करने में लगे हुए थे। फिर बूजो दिव्या के गोद पर अपना सर घुमाने लगता है, जैसे कह रहा हो, मुझे भी वैसे ही प्यार करो। दिव्या बूजो को ब्रूनो और तनय को देखने से समझ जाती है कि बूजो को क्या चाहिए, तो दिव्या बूजो के सर पर किस करते हुए कहती है, और चाहिए मेरे बेबी को। बूजो भी गुर्राते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है। दिव्या उसे बार बार किस करने लगती है।
ब्रूनो दिव्या की आवाज़ सुन तनय को छोड़कर बूजो और दिव्या के पास आ जाता है तो तनय ब्रूनो को दिव्या की तरफ जाते देख गाना गाने लगता है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दीक्षा तनय का गाना सुन उसके कंधे पर सर रखकर बोली, अब क्या तुझे इनसे भी जलन हो रही है? तनय मुंह बनाते हुए बोला, वो जब से यहाँ आया था तब से सिर्फ मेरे साथ ही रहता था, लेकिन आज भाभी ने उसे मुझसे छीन लिया। कहते हुए तनय दीक्षा के कंधे पर नौटंकी करते हुए मारने लगता है, लेकिन बूजो, ब्रूनो या दिव्या तीनों में से किसी को भी उसके नौटंकी से कोई फर्क नहीं पड़ता और दीक्षा तनय पर हंसने लगती है। इन सब में मानसी कहीं खोई हुई थी। उसे उसके आगे क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं था। उसका माइंड तो दादी की बात सुनने के बाद से ब्लॉक हो गया था। तच दिव्या के पास नीचे बैठकर ब्रूनो का सर सहलाते हुए बोला, अब चलें दिव्या, हम इसे भी घर लेकर चलते हैं। तच को सोचकर दिव्या का बात मान गया और उसको चलकर गाड़ी में बैठने के लिए बोला। तभी ओबरॉय विले का चीफ बॉडीगार्ड तच के पास आकर उसे ग्रीट करते हुए उससे पूछता है, बॉस, हम सब इतने सालों से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। बूजो और ब्रूनो दोनों ही हमें रोज देखते हैं, लेकिन फिर भी दोनों हमें देखने पर बुलाने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं। लेकिन ये दोनों मैडम से आज पहली बार मिलने पर भी दोनों इनसे ऐसे घुल मिल गए जैसे कितनों समय से इनके साथ रहते हैं। तच रजनी को देख उसके सर पर अपना हाथ रखकर बोलता है, कोई भी अपनी मम्मा और मासी पर तो नहीं गुर्राता है ना। तच इतना कहकर सबको चलने के लिए बोलता है। एक गाड़ी में तच, दिव्या, रजनी, बूजो, ब्रूनो बैठे थे तो दूसरे में तनय, दीक्षा और मानसी बिला जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही किंजल जी खुद से कहती हैं, निकिता का अखिल के साथ क्या रिश्ता है और वो आगरा से मुंबई कब आई। तो वहीं दूसरी तरफ अखिल और निकिता एक रेस्टोरेंट में बैठे अपने ऑर्डर के आने का वेट कर रहे थे। निकिता अखिल के कंधे पर सर रखकर अपनी आंखों को मूंदे बैठी थी। अखिल निकिता के सर पर किस करते हुए उससे पूछता है, निकिता कुछ हुआ है? कुछ कहना चाहती हो क्या? निकिता अपना सर उठाकर अखिल को देखती है, फिर उसके कंधे पर सर रखे हुए कहती है, हमारा ऑर्डर कब आएगा? मुझे भूख लग रही है। अखिल मुस्कुराते हुए वेटर को आवाज़ देते हुए अपना ऑर्डर जल्दी लाने के लिए बोलता है। फिर निकिता से कहता है, अखिल निकिता के हाथ जो उसके सीने पर रखे हुए थे उसे अपने हाथ में लेते हुए उनमें अपनी उंगलियां फंसाकर चूमते हुए कहता है, निकिता, जो भी तुम्हारे दिल में हो, चाहे जैसी भी बात हो, वो तुम मुझे बताना चाहे जो भी, एक बार अपनी बात मेरे सामने रखना, ताकि किसी भी गलतफहमी के कारण हमारा रिश्ता ना टूटे। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अखिल की वो निकिता आगे कुछ कहती है कि उनका ऑर्डर लिए वेटर उनके टेबल के पास खड़ा था, तो वेटर को देखकर निकिता चुप हो जाती है। वेटर ऑर्डर टेबल पर रखकर चला जाता है। अखिल निकिता को अपने हाथों खिलाता है। जब उनका खाना खत्म हो जाता है तब अखिल निकिता का मुंह साफ करके उससे कहता है, तुम चलकर गाड़ी में बैठो, मैं बिल पे करके आता हूँ। निकिता हाँ में सर हिलाती है तो अखिल बिल पे करने चला जाता है और निकिता अपना पर्स उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर जाने के लिए अपने टेबल से उठकर जैसे ही आगे बढ़ने को होती है कि सामने से आ रहे कपल से टकरा जाती है और निकिता लड़खड़ा कर जैसे गिरने की होती है कि तभी। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट करना मत भूलिए। आपके कमेंट से ही हमें आगे की कहानी बनाने में प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।